हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बहुत मिस कर रहे थे ना। यस, आई केम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 9 के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग कहानी हैं जो बहुत पहले हो चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, देखने को क्या मिलता है कि पुराने ज़माने में उतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी। उस समय क्या था कि उस समय जो ऋषि मुनि कहते थे, जो साधक कहते थे, वो सत्य मान लिया जाता था। वही ट्रूथ था, वही सब कुछ था। बट आज का ऐसा डेट नहीं है। समय बदलते गया, साइंस बदलते गई, साइंस डेवलप करती गई और फाइनली आज हम लोग बहुत कुछ जानकारी हासिल कर लिए फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो ओरिजिनेशन था, वो ओरिजिनेट कैसे हुआ, वो कैसे कंसेप्ट आज इतना बिल्ड हम लोग कर लिए हैं। तो बात है दोस्तों अराउंड 500 बीसी का, मतलब कि 500 बीसी, जीसस क्राइस्ट के 500 वर्ष पहले की ये कहानी है। उस समय फिलॉसफी चलती थी, दर्शन शास्त्र, बहुत ऋषि मुनि हुआ करते थे। वही सारे के सारे डिस्कशन अपने सोच के बेसिस पे, अपने थॉट के बेसिस पे सारे के सारे डिस्कशन करके बताते थे। दोस्तों, एक चीज़ तुम लोग समझना कि देखो, इंसान है ना, बहुत क्रिएटिव है। सोचते रहता है कि इससे बड़ा क्या, इससे बड़ा क्या, इससे बड़ा क्या, इससे बड़ा क्या। ये सब सारे चीज़ें आती हैं हमारे मुस्तकबिल में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आते हैं दिमाग में, फिर सोचते अच्छा कोई चीज़ को कट करो कट करो, करते 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 छोटा चीज़ क्या मिलेगा। ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज उसी सब पर हम लोग डिस्कस करने जा रहा हैं। अब देखो स्टूडेंट्स की एक चीज़, अराउंड 500 बीसी की बात है। एक बहुत ही फेमस फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्र थे, डेट्स हम लोग ये भी कहते साधक भी थे। वो उनका नाम है महर्षि कनड। अब उन्होंने क्या कहा कि देखो, अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी पदार्थ को, उन्होंने मैटर को क्या कहा, पदार्थ, ठीक है। उन्होंने मैटर को पदार्थ कहा। बोला कि देखो वत्स, देखो अगर तुम क्या करोगे, कोई भी चीज़ों के छोटे छोटे काटते जाओगे तो फाइनली एक सबसे छोटे मिलेंगे चीज़, ठीक है। तो वो जो सबसे छोटा चीज़ होगा वो क्या होगा। तो उन्होंने कहा देखो बच्चे, जो सबसे छोटे चीज़ होगा ना, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ना, वो तुम्हारा क्या होगा, परमाणु होगा, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बता दिया। बाद में और एक फिलोसफर आए, उनका नाम था पाकुडा कत्यामा, ठीक है। तो ये पाकुडा कत्यामा थे, उन्होंने भी अपने फिलॉसफी बताया। वो क्या थे कि देखो जी, ठीक है, किसी भी चीज़ को तुम क्या करोगे, सबसे छोटे काट काट के जो सबसे छोटे चीज़ मिलेंगे तुम्हें, वो तो परमाणु है ही। बट क्या है कि ये जितने भी क्रिएशन हैं, जितने भी चीज़ें तुम देखते हो आसपास में, वे सारे के सारे किस चीज़ के बने हुए हैं, तो वो परमाणु से ही बने हुए हैं। तो बताया उन्होंने, देखो कि जितने भी चीज़ है आपस में कंबाइन करके ही बना है। पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। यही चीज़ उन्होंने बताया। बस कहा कि देखो, जो इन्होंने कहा महर्षि कनड एकदम सही थे। और जो परमाणु उन्होंने बोला, वो परमाणु अकेले नहीं रहते हैं, वो मिलकर रहते हैं। और कंबाइंड फॉर्म में जो रहते हैं, फाइनली वो क्या होते हैं, कोई एक नया मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो मैटर में कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो क्या है कि ये तो अपने इंडिया की बात रहा, से मेरा उसी वक्त, उसी टाइम का था, वही एरा था, वही सब कुछ चल रहा था। बट क्या है कि ये इंडियन ओरिजिन का ये पूरा थॉट था। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीक। तो ये जो ग्रीक फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर, बहुत ही सोचे समझे थे, बहुत कुछ सोचे समझे, उसके बाद ही इतने सारी चीज़ों को डिस्कस किए थे, ठीक है। तो एट द सेम एरा, उसी वक्त, उसी समय क्या होता है कि एक डेमोक्राइटस, दूसरा ल्यूसिपस, दोनों आए फिलोसफर, ग्रीक के फिलोसफर थे। उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया। लगाने के बाद कहा कि देखो,
कोई भी सब्सटेंस जो है आसपास में जो बने हुए हैं जो सबसे छोटे चीज़ से बना हुआ है, काटते जाओ, डिवाइड करते जाओ, काटते जाओ, डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते 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 एक एकदम से छोटे चीज़ आएंगे। वो कौन सा चीज़ होगा भाई? तो उन्होंने कहा कि देखो जो सबसे छोटा होगा तो उसमें से एक इंडिपेंडेंटली आके बोलते हैं डेमोक्राइटस कॉल दिस इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल मीन जिसको काट नहीं कर सकते हो, फर्दर नहीं बांट सकते हो। उन्होंने कहा कि ये क्या है? एटम है। और एटम का मतलब ग्रीक में क्या होता है? इंडिवाइजिबल, जिसे आप काट नहीं सकते हो ना ही बांट सकते हो। बस हो गया यहाँ से। उनके बाद अब देखो ये जो जितने भी थ्योरी था ये सारे के सारे थ्योरी कब तक चलते रहा? 18 सेंचुरी तक। 18 सेंचुरी तक ये पूरे के पूरे एकदम से फ्रीक्वेंटली यूज होता था। कोई उसको वैलिडेट नहीं किया, कोई इसको गलत साबित नहीं किया। बट इतना से काम तो चला नहीं। अब तो जैसे जैसे यहाँ तक तो खोज लाया, लोग सोच लिया, तो देखो क्या होता है ना कि साइंस में कोई स्टेबल चीज़ होता नहीं है। स्टेबल होता है उस पर डिस्कवरी चलते रहता है, फिर कुछ नए चीज़ मिलते हैं। सेम अब क्या हुआ कि जैसे ही टाइम बीता, 19th सेंचुरी का ओरिजिनेशन होता है, शुरुआत होता है। तो उस समय क्या है कि उस समय बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों पर डिस्कशन होने लगा। डिस्कशन ये होने लगा कि जो एटम मिलकर कोई मैटर बनाता है, कोई परमाणु मिलकर कोई पदार्थ बनाता है, आखिर ये कैसे बनाता है? हाउ एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड, हाउ मॉलिक्यूल्स फॉर्म, हाउ कंपाउंड्स फॉर्म, ये सारे के सारे डिस्कशन चलने लगे। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक नए चीज़ का डेवलपमेंट, नए थ्योरी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और वो एक साइंटिस्ट ने किया, वो उनका नाम था एंटोनी एल लेवोजियर, और उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे चीज़ों का इजाद किया। मतलब कि अब शुरुआत तो कर दिए हैं, इसमें एक और साइंटिस्ट मिलकर आएंगे और फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब कि कैसे दो चीज़ आपस में कंबाइन करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज अ केमिकल। केमिकल का सिंपल मीनिंग ये है कि तुम्हारे पास जो भी है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट कंपाउंड्स है, ये सब के सब क्या है? डिफरेंट केमिकल्स है। केमिकल्स इज दैट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा उसमें अगर वो केमिकल रिएक्शन के रूप में वहाँ पे पार्टिसिपेंट है तो वो केमिकल कहलाएगा। मान लो ऑक्सीजन है, बर्निंग में हेल्प करता है, तो वो क्या है? केमिकल है। मान लो पानी है, वो बुझाने में काम करता है, पानी पीने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो केमिकल है, सिंपल। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ये एटम और एटम मिलेगा कैसे? सबसे छोटा तो एटम बोला, और एटम से ही तो कॉन्सेप्ट अभी डेवलप हुआ था कि एटम से मिलकर क्या होगा? मैटर बनेगा। तो यहाँ से दिमाग खटका, अच्छा ये ज़रूर कुछ ना कुछ केमिकल मिल रहा होगा, जरूर कुछ ना कुछ कंबाइन कर रहा होगा, तब जाके नए सब्सटेंस बन रहा होगा। तो यहाँ से एंटोनी एल लेवोजियर साहब ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का थॉट दिया। और यहाँ से जब ये थॉट दिए तो इनके साथ एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट, और दोनों मिलकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में दोनों मिलकर एक कंबाइंड रूप से थ्योरी दिए। तो यहाँ से 3 लॉ का फॉर्मेशन होता है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये 2 चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या है? हायर लेवल में पढ़ाए जाएंगे, 11th 12th में वहाँ मिलेंगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि ये हमारे पास जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 चीज़ पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है, दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ केमिकल, आवाज़ नहीं आ रहा है, बोलना होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
ओके बच्चों, क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें मेरे पास 2 लॉ है। वो क्या है जो पढ़ना है हमारे 9th में ही? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करनी है। ओके, चलो अब एक एक करके कर लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टूडेंट्स, ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये कहता क्या है? बहुत ही माइन्यूटली ढंग से अगर देखें तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके देखो क्या होता है ना, वर्ड में ही मीनिंग छुपा होता है, सेंटेंस में ही उसके पूरे एक्सप्लेनेशन भी छुपे होते हैं। तो चलो समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यू नो दैट मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन किससे बना है? एक वर्ड कंजर्व से। कंजर्व, इसका मतलब होता है रिमेन सेफ। रिमेन सेफ क्या होता है? सेफ रहता है। ठीक है, अब देखो कि इसमें क्या सेफ रहेगा, मतलब डोंट चेंज, डू नॉट चेंज। क्या चेंज नहीं करता है? वो यहाँ पे मास क्या नहीं चेंज करेगा? मास। अब देखो क्या है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मीन्स कि अगर हम लोग तो डिस्कशन कर रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? एक तरह का कि कोई भी केमिकल, सपोज केमिकल ए और केमिकल बी जब कंबाइन करता है तो सपोज क्या बनाता है? अगर ए बी बनाता है तो ये किस तरह से रिएक्शन करता है, किस तरह से कंबाइन करता है, ये 2 तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके मतलब कि यहाँ पे मास कंजर्व होगा। क्या होगा? मास कंजर्व होगा। और वो कैसे होगा? तो अब हम लोग समझते हैं इसी चीज़ को। अब देखो है क्या कि देखो कोई भी रिएक्शन जब करता है, जैसे कि अगर हम सिंपल वे में एक चीज़ समझाना चाहें, अभी रिएक्शन से पहले एक चीज़ है, जैसे तुम क्या करते हो? शुगर पानी में, वाटर में मिक्स करते हो तो क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन बनता है ना। तो देखो अगर 5 ग्राम वाटर और 20 ml, 5 ग्राम शुगर और 20 ml क्या करते हो? वाटर मिलाते हो, और इसका वजन 20 ग्राम ही रहता है, तो टोटल अगर सॉल्यूशन का वेट आता है 25 ग्राम। इट मीन्स कि ये जो मास है जोड़े तो आ गया इतना, यानी कुछ यहाँ मास में कमी नहीं आया। इसके मतलब क्या? मास क्या हुआ? कंजर्व हो गया। ठीक है, तो अगर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ये शुगर लेते हो तो क्या होता है? यहाँ मिक्सचर जो आता है, जो सॉल्यूशन आता है, वो क्या है? मास में कोई चेंजेस नहीं। इट मीन्स कि हमारा मास क्या है? कंजर्व है। एंड अब देखो दूसरे रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ तो जब चीनी पानी मिलाते हो तो ना ही गर्म होता है ना ठंडा होता है, कुछ नहीं। लेकिन तुम क्या करते हो? दूसरे केस को ले लेते हो, दूसरे केस को, कि अब तुम क्या करते हो? एक तुमने क्या लिया? एक वेसल लिया, चाहे एक डब्बा लिया, उसमें बंद कर दिया इसको। किसको किसको बंद किया? ऑक्सीजन को बंद किया, और उसमें लकड़ी ले लिया, वुड, और उसको क्या किया? बर्न किया। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन क्लोज वेसल में कराओ, बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। यू नो डैट हम लोग देखे थे किस में? पिछले चैप्टर्स में, कि हमारा क्या है? बर्निंग क्या है? एक केमिकल चेंज है। जैसे ही इसको बर्न करते हो, जैसे ही बर्न करते हो, इसको ढक्कन को भी बंद कर देते हो, तो बर्न करने के समय क्या निकलता है? CO2 निकलता ही है, गैसेस और सारे गैसेस निकलता है, H2O का वेपर भी निकलता है। अब देखो जितने भी चीज़ था, ऑक्सीजन के एक पर्टिकुलर वेट होता है, कितना? 32 U
लकड़ी का भी वेट होगा, चलो ग्राम में ले लेते हैं इसको, इसका भी कुछ वेट होगा। इस अब जब बर्न करेंगे तो क्या हुआ, ये तो बंद है, ना इसमें से गैस निकला, ना इसमें से लकड़ी निकला, ना राख निकला, ना धुआं निकला, कुछ तो निकला ही नहीं। मतलब क्या कि यू नो डैट, वी नो डैट कि हर चीज़ का मास है, गैस का भी, सॉलिड का भी, लिक्विड का भी। तो सबके सब बर्न किया और सबके सब इसी में रह गया, तो क्या हुआ, मास में कोई चेंजेस नहीं हुआ। सपोज अगर बर्न करता है तो गैस निकलता है, गैस क्या है, मैटर है, मैटर के पास क्या है, मास है। तो सारे के सारे चीज़ें इसमें रह गया, इसके मतलब क्या, इसमें कुछ लॉसेस नहीं हुआ। अभी वेट कर लो जलाने से पहले, जलाने के बाद, ये पूरे पूरे कंटेनर का वेट सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। जैसे ये चीनी पानी का मिक्सचर किए, सेम टू सेम यहाँ बर्निंग किए लेकिन क्लोज्ड कंटेनर में, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि तुमने जलाया, ओनली स्टेट चेंज हुआ, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ। बस जो यहाँ पे वुड में था कार्बन, वो जल के कार्बन डाइऑक्साइड बदल गया, हीट फॉर्म में उसी में हीट जो भी हुआ है, हीट उसी में है, साथ में H2O का पेपर बना हुआ उसी में है, सब कुछ उसी में है। इसका मतलब कि यहाँ पे मास में लॉसेस नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये एक चीज़ समझ में आ गया कि तुम क्या कर सकते हो, किसी चीज़ को तोड़ दो, फोड़ दो, जला दो, कोई चीज़ को तुम कितने भी डिस्ट्रॉय कर लो, वो मैटर यूनिवर्स में ही रहेगा। जलाते हो तो हीट पूरे सराउंडिंग में ही रहता है, वो कहीं ना कहीं नहीं जाता है, सब यहीं पे रहता है, सराउंडिंग में रहता है। बस सिर्फ स्टेट चेंज होता है, उसका रूप रंग चेंज हुआ, बाकी कुछ चेंज होने को नहीं है। समझ में आई बात। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स कि अगर दो केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं, दो केमिकल आपस में कंबाइन करते हैं, तो उसके मास में कोई चेंज नहीं आता है। समझ में आई बात। अब चलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ने एक चीज़ है कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट मास वहाँ पे लगा सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। लॉ ऑफ कांस्टेंट मास उसको बोल सकते हो। इसको दो चीज़ बोलना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डिफिनिट प्रोपोर्शन दोनों एक ही चीज़ है। इसको यहाँ पे डिफिनिट लॉ ऑफ डिफिनिट मास नहीं बोलोगे, ये इस टाइप का टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो समझ में आई बात। चलो तो अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा क्या कि बेसिक कैसे स्टार्ट हुआ था हमारे ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे स्टडीज़, और उसके बाद में हमने देखा क्या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद में हमने देखा क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड फर्दर डाल्टन्स का जो भी लॉ आता है वो देखेंगे, एंड देन फर्दर आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं एंड होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बाद वाले जो नेक्स्ट लॉ है उस पर डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अचीवर्स क्लासेस। थैंक यू, बाय।